नमस्कार। आज है विजय दिवस। आज ही के दिन 1971 में इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 लोगों का 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराया था बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के द्वारा। ये एक ऐसी जीत थी इंडिया की जिसके बाद इंडिया पूरे इलाके में साउथ एशिया में सबसे बड़ी फोर्स बन के उभरा था, जिसको रोकने के लिए बहुत सारे देश इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे। हालांकि इंडिया की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो दिसंबर में लड़ाई हुई उससे पहले जनवरी से इसकी तैयारी कर रही थी। उन्होंने आर्मी चीफ मानेकशॉ से बात की थी कि हम कब लड़ सकते हैं, तो आर्मी चीफ ने बोला था कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं लड़ लूँगा। दिसंबर का डिसाइड हुआ था। उससे पहले 6 महीने के टाइम पे मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी गई। मुक्ति वाहिनी ने अंदर जाके बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तानी आर्मी में खौफ पैदा कर दिया कि वो लोग बांग्लादेश में अब सेफ नहीं हैं। इसके साथ साथ इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई सोवियत यूनियन, जहां पे उन्होंने एक पैक्ट साइन किया अगस्त 1971 में, नॉन एग्रेशन पैक्ट के इंडिया पे कोई हमला करेगा तो वो सोवियत यूनियन पे हमला माना जाएगा, और सोवियत यूनियन पे कोई हमला करेगा तो वो इंडिया पे हमला माना जाएगा। इस एश्योरेंस के बाद इंडिया के हौसले बुलंद थे। हालांकि पाकिस्तान के साथ देने वाले कंट्रीज भी कम नहीं थे। अमेरिका पाकिस्तान के सीधे सीधे सपोर्ट कर रहा था, और चाइना से भी अच्छे रिलेशंस थे। इस लड़ाई के दौरान अमेरिका ने इंडिया को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंडिया डरा नहीं। इंदिरा गांधी जैसा लीडर डरा नहीं। इस लड़ाई में पाकिस्तान को सपोर्ट करने का कारण क्या था? अमेरिका को डर ये लग रहा था कि इंडिया सोवियत यूनियन से, यानी कि जो अब रशिया है, सोवियत यूनियन से क्लोज है, उसका करीबी है, और इस पूरे इलाके में सोवियत यूनियन एक छत्र राजा बन जाएगा अगर बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना तो। और उसको बचाने के लिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कि बांग्लादेश पे अपनी पकड़ बनाए रखे। अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने उस टाइम पे वॉर के पहले जॉर्डन और ईरान को पाकिस्तान के हथियार बेचने के लिए भी दबाव डाला, और वो हथियार बेचे भी गए। और चाइना को बोला कि आप अपनी आर्म्स सप्लाईज को, जो पाकिस्तान को है, उसको इंक्रीज़ कीजिए। अमेरिका के एम्बेसडर जो यूएन में हुआ करते थे उस समय, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने एक प्रस्ताव यूएन में भी रखा कि एक इमीडिएट सीज फायर हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिस पर सोवियत यूनियन ने वीटो लगा दिया था। तो ये पूरा यूएन में भी चलता रहा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी चलता रहा। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पोजीशन थी, पाकिस्तान को कौन कौन कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान को कर रहे थे निक्सन, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यूएसएस एंटरप्राइज भेजा था बे ऑफ बंगाल में, और अपनी पूरी टास्क फोर्स 74 भेजी थी। वो टास्क फोर्स 74 वॉर ख़त्म होने के 16 दिसंबर को वॉर ख़त्म हुई, उससे 5 दिन पहले 11 दिसंबर को बे ऑफ बंगाल में घुस चुकी थी। इसी के साथ साथ खबरों के अनुसार, ऐसी खबरें हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं, यूनाइटेड किंगडम्स ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल भी बे ऑफ बंगाल की ओर रवाना कर दिया था। इन दोनों को काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने अपने 2 क्रूजर और डिस्ट्रॉयर व्लादिवोस्टॉक से बंगाल की ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर भेज दिए थे। साथ में एक न्यूक्लियर सबमरीन भी भेज दी थी। तो ये टकराव होना था अब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन में बे ऑफ बंगाल के अंदर सुप्रीमेसी के लिए। ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर्स इंडियन अटैक से बचाने के लिए ईरान ने अपनी एयरबेस दे रखे थे और उनको फ्री में तेल दे रहा था। श्रीलंका हालांकि न्यूट्रल बता रहा था अपने आप को, लेकिन उसने कोई वॉर नहीं, कोई एक्टिव सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन उसने एक सपोर्ट दिया पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान के जो प्लेन थे वेस्ट पाकिस्तान से और बांग्लादेश की ओर जो जाने वाले प्लेन थे, वो इंडिया के ऊपर से नहीं जा सकते थे क्योंकि वॉर चल रही थी, और इंडिया ने प्लेन का जाने पर रोक लगा दी थी, एयर स्पेस बंद कर रखी थी पाकिस्तानी प्लेनों के लिए। तो उसने अपनी एयर स्पेस पे जाने के लिए श्रीलंका के तरफ से जाने की परमिशन दी, और श्रीलंका में उन प्लेनों को रिफ्यूलिंग दी। तो वो जो प्लेन जा रहे थे वॉर प्लेन्स, वो श्रीलंका के
बंडार नाइक के एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग लेते थे और फिर ईस्ट पाकिस्तान की ओर फ्लो करते थे। तो एक्चुअली वो सपोर्ट कर रहा था। जॉर्डन ने अपने 10 F-104 प्लेन भेजे थे पाकिस्तान में लड़ाई के लिए। सऊदी अरेबिया अपने F-86 प्लेन पाकिस्तान के एयरबेसेस पर तैनात कर रखे थे। लीबिया के F-5 प्लेन पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पे तैनात थे। और एक और मिडल ईस्ट का कंट्री जिसने अपने मिराज प्लेन पाकिस्तान भेजे हुए थे। तो इतने सारे कंट्रीज़ का सपोर्ट पाकिस्तान के पास था। हाँ सॉरी, लड़ाई के दौरान, जब लड़ाई चल रही थी उसके दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने सोवियत यूनियन के जो चीफ थे, जिन्हें जनरल सेक्रेटरी बोलते थे, लियोनिड ब्रेजनेव, उनसे ये बात की थी कि इसको इमीडिएट सीज फायर कराना चाहिए 10 दिसंबर को। लेकिन ब्रेजनेव ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। ब्रेजनेव ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए लड़ाई जारी रखने की बात की। चाइना को भी प्रेशराइज किया गया अमेरिका की तरफ से कि चाइना अंदर घुसे और घुसकर इंडिया पे अटैक करे, ताकि इंडिया दो तरफ से फंस जाए, दो फ्रंट पे लड़ाई करे। लेकिन ये चाइना को फोर्स करने की टैक्टिक काम नहीं आई। इसके दो रीजंस थे। एक तो चाइना ने देख लिया था कि इंडिया की कुछ फोर्सेस चाइनीज़ बॉर्डर पे तैनात हैं। सर्दी का महीना था तो बर्फ़ पड़ गई थी पहाड़ों पर, उस रास्ते से आ नहीं सकते थे वो। और तीसरी चीज़, चाइना को ये डर था कि इंडिया और सोवियत यूनियन का जो नॉन एग्रेशन पैक्ट है उसके तहत कहीं सोवियत यूनियन चाइना में ना घुस जाए, सोवियत यूनियन चाइना पे हमला ना कर दे। तो चाइना ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, इंडिया के खिलाफ बोले वो, लेकिन अपनी सेना इंडिया की ओर घुसाने में डरते रहे। फिर जहाँ तक बात है कि इतनी सारे कंट्रीज़ साथ होते हुए इंडिया के पास बड़े इंफीरियर, मतलब बहुत ही पाकिस्तान से ख़राब क्वालिटी के प्लेन थे। उसके पास, पाकिस्तान के पास सैबर्स जैसे लेटेस्ट प्लेन थे जो उसे दिए गए थे। उसके साथ साथ मिराज वगैरह दूसरे कंट्रीज़ के भी आए हुए थे। तो पाकिस्तान हार क्यों गया? पाकिस्तान हार गया क्योंकि उसके पास लड़ाई के लिए एक तो मैन पावर की कमी हो गई, क्योंकि उसके पास 1/3 फोर्स बांग्लादेशियों की थी। और ऐसे बांग्लादेशियों की जो कि वो बांग्लादेश के लिए लड़ना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक जो कि बांग्लादेश में या बांग्लादेशी ओरिजिन के थे, वो पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के मुक्ति वाहिनी में चले गए थे। उसके साथ साथ जो लोग अभी भी काम कर रहे थे उन पे पाकिस्तान भरोसा नहीं कर पा रहा था। और इंडिया के पास यही बांग्लादेशी सैनिक जो थे, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में थे, वो लोग इंडिया को हर पल की खबर दे रहे थे। जैसे कि 3 दिसंबर को जो अटैक हुआ, उसको वॉर रूम में डिसाइड किया गया कि हम इस दिन अटैक करेंगे। ये खबर इंडिया के पास पहले आ गई थी और इंडिया ने अपने सारे प्लेन पीछे कर लिए थे। आगरा तक अटैक किया था, श्रीनगर से आगरा बहुत सारे करीब 50 प्लेनों से अटैक किया गया था। इंडिया के पास वो वॉर रूम के अंदर तक इंडिया घुसा हुआ था, वहाँ से खबर पहले ही आ गई थी और इंडिया ने अपने सारे के सारे प्लेन पीछे कर लिए थे ताकि हमारे प्लेन डैमेज ना हों। पाकिस्तानी एक प्लेन एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे जिनका नाम था रहमान। उनको बांग्लादेश ने वीर श्रेष्ठ यानी कि वहाँ का सबसे बड़ा वॉर टाइम अवार्ड दिया। वो वॉर शुरू होने से कुछ महीने पहले वो प्लेन के ट्रायल पे जा रहे थे, अपना प्लेन उड़ाया उन्होंने और प्लेन हाईजैक करके इंडिया लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक और उनके साथ दूसरा पायलट था, उन्होंने उसको रोका। इसी लड़ाई में, जो कॉकपिट में लड़ाई हुई, उसी लड़ाई में वो प्लेन क्रैश हो गया और दोनों पायलट मारे गए। इन हरकतों के बाद, इन चीज़ों के बाद पाकिस्तान बिल्कुल इनसिक्योर हो चुका था कि हम कैसे लड़ेंगे, हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ हो चुके हैं। और इंडियन फोर्स की कहानी कुछ अलग थी। इंडियन फोर्स की कहानी कुछ ये थी, इंडियन फोर्स का हौसला बुलंदी पे था। एकदम यंग लड़का, एकदम यंग ऑफिसर अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, वो सामने से पाकिस्तान के 15 टैंक थे और अरुण खेत्रपाल अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक कुलीग के साथ वहाँ पे 2 टैंक के साथ मौजूद थे और उन्होंने 15 टैंक में से 13 डिस्ट्रॉय कर दिए।
अकेले अरुण खेत्रपाल ने। दूसरा जो टैंक था दूसरा जो टैंक था वो टैंक पहले ही खराब हो चुका था, वो चलने लायक नहीं रह गया था, उसका जो ऑफिसर था वो मारा जा चुका था। अकेले अरुण खेत्रपाल ने लड़ते लड़ते, और अरुण खेत्रपाल की इसी वॉर में जान भी गई। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर ने, आर्मी चीफ ने उस समय के ये बोला कि अगर अरुण खेत्रपाल मेरे पास होता तो वॉर मैं जीतता। उस ऐसे ही और भी कई किस्से हैं कैप्टन शेखों, जिन्होंने अकेले ने एक प्लेन से पाकिस्तान के कई प्लेनों को गिराया और पाकिस्तान को एकदम डरा के रख दिया। पाकिस्तान की आर्मी के हौसले पस्त हो चुके थे 9 दिसंबर तक ही। पाकिस्तानी आर्मी बाद में वॉर एंड होते होते तो पाकिस्तानी चीफ यानी प्रेसिडेंट याह्या खान भी मान चुके थे कि अब हार गए, अब बचने का कोई चांस नहीं है। खुद ही वो बोल रहे थे, सुबह सुबह 16 दिसंबर की सुबह सुबह एक मैसेज भी भेजा वहाँ पे जनरल ए के नियाज़ी को कि इस वॉर को कैसे भी बंद करो। वहाँ से हमारे जनरल जेकब ने वार्निंग दी कि आप सब मारे जाएंगे या आप सरेंडर कर दीजिए, और वहाँ पर पहुँच के ढाका पहुँचे। यूएन के लोग वहाँ साथ थे, उनके बातचीत हुई और नियाज़ी को फाइनली सरेंडर करना पड़ा। जिस समय सरेंडर हुआ उस समय ढाका के अंदर पाकिस्तान के 26,400 सैनिक थे और ढाका को घेरा जा चुका था इंडियन फोर्स से। और इंडियन फोर्स ढाका के चारों ओर कितनी थी? सिर्फ 3,000। सिर्फ 3,000 लोगों ने 26,000 लोगों का सरेंडर कराया था। इतनी बड़ी विक्ट्री देखने से नहीं मिलेगी इतिहास में। और पाकिस्तान के क्या हालत थी, जहां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के दूसरे ऑफिसर्स ये बोलते थे कि हम आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे। वहाँ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी साइड वेस्ट पाकिस्तान में 1200 अपने आदमी खोने पड़े और बांग्लादेश की साइड 1300 आदमी खोने पड़े, कुल मिला के 2500। और 2500 आदमी खोने के बाद उनके हौसले पस्त हो चुके थे। वो अपने मुक्ति वाहिनी ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया था कि वो शहरों में अंदर घुसने से डर रहे थे कि कहाँ से फायरिंग आ जाए और कहाँ से हम मारे जाएं, हमें पता नहीं है। तो इस वॉर से पाकिस्तान को एक सबक, जो वो F-16 दिखाता है इंडिया को कि हमारे पास F-16 है, हमारे पास दूसरे फाइटर्स हैं चाइना से लिए हुए, तो 71 की वॉर में भी हमारे पास बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का इक्विपमेंट था। वॉर जज्बे से लड़ी जाती है। भारतीय सेना को वो जज्बा ट्रेनिंग से ही मिला होता है और भारतीय सेना में जज्बे की कभी कमी नहीं रही है। आज के लिए इतना ही। हमारी सेना को सलाम। जय हिंद।